प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे काव्य भाग, और काव्य भाग में हम पढ़ रहे थे कवि शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उषा, उसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो भेजा था आपको, जो कि अभी कविता पूरी नहीं हुई है। उसकी आगे का वीडियो हम आज शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक सुने समझे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह कविता अलंकारों वाली कविता है। अलंकार सौंदर्य का यदि प्रश्न बनता है तो इस कविता में सबसे पहले आता है। यह कविता इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से हर बार इसमें से कुछ न कुछ जरूर, चाहे पठित पद्यांश आए, चाहे इसमें से प्रश्नोत्तर आए, चाहे शिल्पगत सौंदर्य, भाव सौंदर्य यानी कि सौंदर्य बोध के प्रश्न आए, जरूर आते हैं। तो इसलिए इस कविता को ध्यानपूर्वक सुने समझे। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत सारे भावों को लिए हुए है। हमने प्यारे बच्चों कविता के बारे में आपको पहले भी बताया था और हम फिर से एक बार इस पर चर्चा कर देते हैं आपके सामने। शमशेर बहादुर सिंह ने जो उषा कविता है उसका वर्णन करते हुए बताया है कि भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का कवि ने सूक्ष्म चित्रण किया गया है। इसमें कवि के द्वारा सूक्ष्म चित्रण अभिव्यक्त हुआ है, एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग, भोर से भी पहले यानी कि जब सुबह के समय में, जब सूर्योदय से पहले, यानी कि जब चारों तरफ अंधकार रहता है, तो जब पूर्व में लोही लगती है, लालिमा आने लगती है, ऐसे समय में जो चारों तरफ रंग होता है वो बहुत हल्का फीका कलर होता है, रंग होता है। उसमें आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी हुई इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सील जैसा जान पड़ता है, समझ में आता है, अर्थात दिखाई देता है। इसके बाद में या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल घड़िया चाक मल दी हो, और उसमें कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता सफेदी यूं लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह, गोरा रंग, गोरा शरीर झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा हो। सूर्य उदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता हुआ बड़ा आनंदमय है, सौंदर्य से भरा हुआ है, मन को आकर्षित और मन को खींचने वाला है। इस तरह का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने एक पैरा इसका पढ़ लिया था, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। प्रातः नभ था, प्रातः का आसमान था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का आसमान बहुत नीला शंख के समान। भोर का नभ, सुबह का नभ, आसमान का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख से चौका लीप दिया हो, अभी वह गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली यानी कि उसके बाद प्रतिपल बदलता रूप, यानी कि थोड़ी देर पहले भोर का नभ शंख के समान था, फिर उसके बाद राख से लिपे हुए चौके सा बन गया, जैसे अभी गीला पड़ा है। उसके बाद फिर रूप थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और बहुत काली सील जरा से उपमा अलंकार जरा से थोड़ा सा लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, जैसे मानो
उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं इसमें कविता में। बहुत काले रंग की सील, जरा से जैसे थोड़ा सा लाल केसर से, मानो किसी ने धो दिया हो, साफ कर दिया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां पर उदाहरण आया है। सलेट पर, फिर उसके बाद प्रतिपल रूप बदलता, सलेट पर या घड़िया चाक। जैसे सलेट पर किसी ने जैसे घड़िया चाक से मल दी हो, किसी ने लाल जैसे रंग से किसी ने मल दिया हो, ऐसा रूप परिवर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न है, जैसे कि इस पैरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने प्रश्न छांट लिए थे, यहाँ तक देखते हैं। इससे छोटा सा पैरा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें देखिए कि जैसे इसमें कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहता है, तो उत्तर होगा इसका, इस काव्यांश में कवि भोर के अंधेरे का झुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित करना चाहता है। इसके बाद में है प्रश्न अगला, काली सील और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? काली सील और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? इसका उत्तर होगा, भोर काल में आकाश में सुरमई बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा होता है। यह अंधेरा काली सील या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सील और स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न इसमें से बन सकता है प्यारे बच्चों, लाल केसर और लाल घड़िया चाक किस दृश्य को चित्रित करते हैं? लाल केसर और लाल घड़िया चाक किस दृश्य को चित्रित करते हैं? लाल केसर और लाल घड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, प्रातःकालीन ओस और नमी को किस प्रकार कवि चित्रित किया गया है? कवि के द्वारा किस प्रकार चित्रित किया गया है? प्रातःकालीन ओस और नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सील के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें 4 प्रश्न हमने आपको बताए। इसके बाद में सौंदर्य बोध के प्रश्न बनते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो आप इसमें लिखेंगे, इस पद्यांश में रात की कालिमा, ओस का गीलापन और सूरज की लालिमा के मिश्रण से बहुत ही सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। कवि ने कल्पना की है कि मानो रसोई में माँ ने सील बट्टे को केसर से धो दिया हो, या बच्चों ने अपनी स्लेट पर लाल रंग का घड़िया चाक मिट्टी मल दी हो। दोनों उत्प्रेक्षाएं नवीन है, मौलिक हैं, जन रुचि के यानी कि मानव मन को भाने वाले हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत काली सील गई हो स्लेट पर किसी ने, मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण कोमा में बंद करके समझाएंगे। जहाँ जहाँ अलंकार आते हैं उसको कोमा में बंद करके बताएंगे कि यहाँ पर ये अलंकार है। काली सील में अनुप्रास अलंकार है, काली सील में अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा अत्यंत सरल प्रवाहमयी और बिंबात्मक भाषा का प्रयोग है। बिंबात्मक का मतलब दृश्य बिंब से कवि ने
कविता को समझाने का प्रयास किया है। भाषा खड़ी बोली है, कविता में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, कविता सौंदर्य बोध प्रकट करने वाली भावात्मक कविता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये पैरा हमारा पूरा होता है और आगे भी प्रश्न और भी बन सकते हैं। जैसे काव्यांश की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। काव्यांश की भाषा प्रवाहमयी, प्रवाहपूर्ण है, आलंकारिक है, प्रतीकात्मकता परिपूर्ण है, यानी कि स्वर मैत्री परिपूर्ण है, छोटे छोटे शब्दों वाली भाषा समझ में आने वाली है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम आगे आते हैं। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे। नीले जल में किसी की मानो गोर झिलमिल, गोरे रंग की झिलमिलाता शरीर जैसे हिल रही हो, जैसे हिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। नीले जल में, उसके बाद यानी कि स्लेट पर लाल घड़िया चाक मल दी हो किसी ने, उसके बाद पूर्वांचल में, पूर्व दिशा में, प्राची में फिर रूप बदल गया है। जैसे ऐसा लगा जैसे नील जल में, नीले जल में, क्योंकि आसमान नीला हो जाता है, लालिमा धीरे धीरे अपना रूप बदलती हुई, और आज नीले आसमान में जैसे किसी का, नील जल में किसी की गोरी झिलमिलाती हुई दे शरीर जैसे हिल रही हो, उत्प्रेक्ष अलंकार मानो हिल रही हो, हिलती हुई दिखाई दे रही हो। एक प्रकार से ऐसा कवि सौंदर्य बोध में मानता है। और आगे कहता है, और पल पल परिवर्तित रूप, और क्या आगे डॉट डॉट है, यानी कि बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ अंत में इस मुकाम पर पहुंचते हैं, जादू टूटता है। और इसके बाद थोड़ी सी देर में जादू टूट जाता है, करिश्मा टूट जाता है, ये सारा इस उषा के सौंदर्य का जादू करिश्मा टूट जाता है। और अब सूर्योदय हो रहा है, और अब सूर्य उदय होने लग गया है, और वह करिश्मा अपने आप में बदल गया है जो मन को भाने वाला था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पैरा है प्यारे बच्चों, ये सौंदर्य बोध के प्रश्न बहुत आते हैं इसमें। तो इसके जो प्रश्न हैं उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि इसमें जैसे प्रश्न बनता है, नीले जल में गोर दे के झिलमिलाते ने, नीले जल में गोर दे के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। इस काव्यांश में उत्तर ये बनेगा, इस काव्यांश में नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। प्रातःकाल आकाश नीला है और सूरज की पहली पहली किरणें झिलमिला रही हैं, सौंदर्य से दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद में है प्रश्न है, नीला जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है नीले जल से। तो आप बताएं, नीले जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है इस पैरे का, गोरी दे के झिलमिलाने की, गोरी दे के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है। वो सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़ श्वेत रंग में होने लगती है, उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है। उस दृश्य के लिए गोरी दे का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान बन पड़ा है, विशेषण बन पड़ा है। इसका चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, उषा का जादू टूटने से का क्या आशय है। उषा का जादू टूटता है, यहां पर बताया जादू टूटता है, सूर्योदय होने लगता है। इसमें कहता है कि उषा के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, मन को भाने वाला, उसके नित बदलते सुंदर रूप,
जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा, प्रातःकालीन सौंदर्य के नित्य रूप बदलती झांकियां गायब हो गई। चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल गई है और जो सुबह उषा का जो प्रतिपल बदलता रूप था उसका जादू करिश्मा टूट गया। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के प्रश्न करेंगे तो काव्य सौंदर्य संबंधी बताएंगे। तो आप बताएं, कवि ने सूर्योदय की बेला में उभरने वाली प्राकृतिक शोभा को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उसने रंगों को पकड़ने में और उस सुंदरता को कह पाने में कवि को सफलता मिली है। नीले जल में झिलमिलाती गोरी दे के उपमान से हमारी आँखों के सामने प्रातःकालीन सौंदर्य साकार हो उठता है। यह कल्पना नवीन और ताजा है। उषा का जादू टूटना भी पाठक की आंखों के सामने अनेकानेक काल्पनिक चित्रों का साकार करता है। नील जल हिल रही हो उत्प्रेक्षालंकार है। नील जल में जैसे कोई अनुप्रास अलंकार है, भाषा चित्रात्मक है, पाठक को आंखों के सामने चित्र उभर कर आता है। सरल लघु और शब्दावली का प्रयोग हुआ है। नीले जल नीले आकाश का द्योतक है और झिलमिल दे उगते सूरज के प्रकाश का द्योतक प्रतीक बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी प्रश्न होते हैं, जैसे उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। काव्यांश का बिंब स्पष्ट कीजिए। तो काव्यांश का बिंब स्पष्ट करेंगे तो आप बताएंगे, इसके अंदर सूर्योदय के समय नील गगन में उगता सूरज ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले संग के को कोई गोरी नहा रही है और उसकी देह झिलमिला रही है। यह दृश्य बिंब बनता है। इस तरह से काव्य के अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें प्यारे बच्चों एक प्रश्न और भी बनता है, काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। उपमान विशेषताएं तो आप इसमें बताएंगे, नीले संग प्रातःकालीन नभ के लिए है, राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए है, लाल केसर से धुल गई काली सील भोर कालीन गीले वातावरण में सूरज की उगती लाली के लिए है, स्लेट पर लाल घड़िया चाक भोर कालीन गीले वातावरण सूरज की उगती हुई लाली के लिए है, नीले जल में झिलमिलाती गोरी दे नीले आकाश में उगता सूरज है, अलंकृत भाषा है, हर स्थिति के लिए नया उपमान प्रयुक्त हुआ है, सरल ग्रामीण जीवन के शब्दों का प्रयोग मिले जुले शब्दों का प्रयोग हुआ है, और भाव सौंदर्य वही बात है। इसमें नीले नभ में उदित हुए सूरज का सौंदर्य वर्णन बहुत मनोहारी बन पड़ा है। उसकी समानता नीले जल से नाती हुई सुंदर गोरी के देह से की गई है। बहुत ही मनोरम दृश्य बिंब का प्रयोग कवि ने किया। इसके बाद में ये कविता हमारी पूरी होती है। प्यारे बच्चों, आइए एक बार हम आते हैं अभ्यास की तरफ। कविता के साथ कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अभ्यास के प्रश्न तो इसमें बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी, यानी कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र तो है ही। कविता में नीले नभ की राख से लिपे चौके के समान बताया है। दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सील से की गई है। तीसरे में स्लेट पर लाल घड़िया चाक का उपमान बताया है। लिपा हुआ आंगन काली सील या स्लेट के परिवेश से की गए हैं। महानगर के बालकों ने न तो कभी लिपा हुआ चौका देखा होगा और न स्लेट को देखा होगा। आजकल तो बच्चों ने स्लेट को भी नहीं देखा होगा। अतः ये शब्द चित्र गांव की सुबह के हैं। जहां तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौका लिपा जाता है तभी सील का प्रयोग होगा और उसके बाद ही बालक के साथ हाथ में स्लेट दी जाएगी। अतः इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है, इसमें तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया से अभी अभी चूकने के सूचक हैं।
इसके बाद में प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों को कोष्ठक में कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ समझाइए। नई कविता प्रयोग धर्मी होती है, प्रयोग करने का एक धर्म होता है। इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर नए प्रयोगों के अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। कोष्ठक अतिरिक्त ज्ञान की सूचक होती है, इसलिए कोष्ठकित सामग्री को कुछ कम महत्व के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ कोष्ठक में अंकित सामग्री अभी गीला पड़ा है आकाश रूपी चौके को ताजगी और नमी की सूचना देता है। यह जानकारी पहले भी प्रकांतर तक से आ रही है। राख से लिपा हुआ चौका से गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी के कारण गीलापन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता के रूप में स्वर प्रदर्शित करते हैं। ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपको करने पड़ेंगे अपनी बुक में, और इसके बाद में जो है हमें सारे के सारे प्रश्न लिखने हैं। मैं आपके पास प्रश्न भेजूंगा प्यारे बच्चों, आप प्रश्न लिखें, सुंदर सुंदर लिखाई के अंदर तैयार करें।